हाय स्टूडेंट्स, मैं डी के सर। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डी के में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः 3 महीने के बाद लगभग आप लोगों से जुड़ रहा हूं। चूँकि कुछ अस्वस्थता के कारण मैं आप लोगों से दूर रहा और अब स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है, तो पुनः मैं आप लोगों के लिए एक ट्रांसलेशन बनाने का एक बहुत बढ़िया विधि लेकर के आया हूँ। और इस ट्रांसलेशन में हम सबसे पहले आप लोगों के लिए टेंस लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेंस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक प्रकार का हम आपको ट्रांसलेशन बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि टेंस काल, ये जो काल होता है इसको हम समय भी कह सकते हैं, यह चीज। तो जो टेंस आपका होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो हम समय जो हमारे लिए होता है वो 3 प्रकार का होता है। यानी ये टेंस जो आपका है वो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसे कहते हैं भूतकाल। और ये तीसरा जो और लास्ट होता है आपका वो होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल। यही आपका तीनों टेंस होता है। और इस टेंस के माध्यम से हम जानते हैं कि मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं उस समय कौन सा है। तो जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है इसमें होता है जो समय चल रहा हो, जो समय चल रहा हो। और ये जो आपका पास्ट टेंस होता है इसका मतलब होता है जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया। और ये जो आपका फ्यूचर इन लास्ट टेंस होता है इसका अर्थ होता है जो समय आने वाला हो, जो समय आने वाला हो, जो समय आने वाला हो। तो यही तीनों समय बताते हैं हमको। अगर हम इसको एक पहचान के अर्थ में याद करें, जाने, तो जब वाक्य के अंत में आपके है, हूं, हो, ये सब आ जाए तो समझ जाइए कि आपका ये प्रेजेंट टेंस है। अगर यही चीज आपके वाक्य के अंत में था, थे या थे आ जाए तो समझ जाइए कि यह पास्ट टेंस है। और यही वाक्य जिसे फ्यूचर टेंस जो है इसके वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये सब आ जाए तो समझ जाइए कि यह आपका फ्यूचर टेंस है। तो इस तरह से भी जान सकते हैं। और हम भाव से जान सकते हैं कि जो समय चल रहा हो प्रेजेंट टेंस, जो समय बीत गया है पास्ट टेंस, और जो समय आने वाला हो वो आपका फ्यूचर टेंस है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं। अब प्रेजेंट टेंस हम पहला हेडिंग डाल लेते हैं, प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल। तो जब हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इनके भी प्रकार हैं। तो जब प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही आपका ये जो पास्ट टेंस होता है ये भी 4 प्रकार का होता है। ऐसे ही आपका ये फ्यूचर टेंस है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। यानी ये तीनों टेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इट मीन्स टोटली 12 टेंस हम पढ़ते हैं टेंस के माध्यम से। तो हम सबसे पहले चले हैं प्रेजेंट टेंस की तरफ। अब प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कि ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला टेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस। इसमें पहला आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा टेंस होता है। और फिर जो है आपका तीसरा इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका चौथा या कह सकते हैं लास्ट टेंस जो होता है वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये अंतिम टेंस होता है प्रेजेंट टेंस का। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा। तो इसमें हमें चार प्रकार के मिले, जिसमें आपके सामने चारों लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। चलिए, अभी आप प्रेजेंट टेंस के प्रकार को देखा कि ये चार प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसमें पहला जो आपका टेंस है आपके सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम इसका ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम इसको पहचाने कि इसको पहचाना कैसे जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमने आप पहचान आपको बताया है कि जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते होता हूं आदि शब्द आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी जब हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में अगर ये शब्द आ जाते हैं, ता है, ती है, ते है, ते हूं, ता हूं आदि शब्द, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन याद रहे कि मुख्य क्रिया के अंत में आने चाहिए, ना कि किसी नाउन या एडजेक्टिव के अंत में। अगर आने हैं तो केवल मेन वर्ब में, मुख्य क्रिया में आने। तो यह हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। अब हम क्या करते हैं, किसी ट्रांसलेशन को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव से बनाना सीखते हैं। तो हम सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। इसको हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। यानी सकारात्मक वाक्य का अर्थ यह होता है कि जिस वाक्य में बात को मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, वो आपका जो सेंटेंस क्या हो जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के थोड़े से रूल्स हैं, हम आपको उसको बता देते हैं ताकि आपको जब आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाए तो आप जो है कहीं कंफ्यूज ना हो। चलिए देखते हैं, इसमें रूल हम लिख लेते हैं। पहला रूल नंबर 1, हे, शी, इट तथा एक वचन। एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर कर्ता, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट, के साथ मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का मतलब मेन वर्ब, हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रथम रूप में, फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस जोड़ते हैं। तो ये पहला रूल हुआ कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में बात करते हैं तो अगर कर्ता आपका ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर का है यानी एक वचन का है तो मेन वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में याद रखना, क्योंकि वर्ब के जो है 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और एक और होता है उसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। लेकिन फिलहाल हम वर्ब के जो 3 फॉर्म मानते हैं कि जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो हम फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस जोड़ते हैं। अब किसके साथ नहीं जोड़ते ये भी ध्यान रखिएगा, उसको हम रूल नंबर 2 के अनुसार बता दे रहे हैं कि कर्ता अगर आपका आई, बी, सॉरी, यू, दे तथा बहुवचन है। बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर, यानी प्लूरल नंबर कर्ता के साथ मुख्य क्रिया, आई मीन मेन वर्ब,
यहां मेन वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा, याद रखना। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। तो ये दो रूल आप जरूर याद रखिएगा। अगर ये चीज आपको याद है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना कोई नहीं रोक सकता है आपको। अगर ये चीज अगर आपको याद है तो इसका ट्रांसलेशन यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब इन कर्ताओं के साथ हम मुख्य क्रिया के अंत में एस जोड़ देते हैं और इन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में एस नहीं जोड़ते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका अनुवाद बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम पुनः जो है आपको बताएं कि किसके साथ यस या एस जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, ये चीज आपको हम बताएंगे अनुवाद के जो है दौरान। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम इसका ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले देखिए इसका हम एक आपको फार्मूला बता देते हैं कि इस दौरान मतलब इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ट्रांसलेशन बना सकते हैं। फार्मूला है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यहां मतलब फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस उसी में क्या जोड़ते हैं यस या ईएस और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, सब्जेक्ट मींस करता, मेन वर्ब मींस मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के नीचे एक लिखा हुआ, इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस जोड़ते हैं प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ये शॉर्ट फॉर्म है ओबीजे, है ना ऑब्जेक्ट। तो कहने का अर्थ ये है कि एस या एस सबके साथ तो जोड़ते नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया ऊपर कि इन्हीं कर्ता के साथ केवल एस जोड़ा जाएगा। अगर कर्ता ये है तो इनके साथ एस या एस नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं बनाना। मान लीजिए आपका कोई वाक्य है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं घर जाता हूं। चलिए देखिए मुख्य क्रिया के अंत में क्या गया है, ताहू। तो अगर मुख्य क्रिया, क्योंकि जाना आपका मुख्य क्रिया है, आपका मुख्य कार्य है, तो ताहू आ गया। तो ताहू जब आ गया तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें बात को मान लिया गया है कि मैं घर जाता हूं। इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड है। इट मींस इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको हम इस सूत्र के अनुसार से, इस फार्मूले के हिसाब से ट्रांसलेशन बना सकते हैं। चलिए देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है जो वाक्य में कार्य करे वही करता होता है। तो घर जाने का कार्य कौन करता है, मैं करता है, इसलिए करता है इसमें क्या है, मैं है। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई होता है। फिर उसके बाद लिखा मेन वर्ब, मेन वर्ब जिससे आप टेंस पहचानते हैं वही होता है। ताहू किसके अंत में आया है, जाना में, तो जाना आपका मुख्य क्रिया हो गया। तो इसलिए जाना का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। अब गो में एस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, देख लीजिए किसके साथ जोड़ते हैं, ही सी इट तथा एक वचन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस जोड़ते हैं। तो यहां पर आई कहीं नहीं आया है, सिंगुलर के साथ तो जोड़ते हैं और आई सिंगुलर है, बट आई के साथ यहां पर नहीं आया है। आई आया है दूसरे रूल में, आई वी यू दे तथा बहुवचन प्लूरल नंबर कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में एस नहीं जोड़ते। इट मींस आई के साथ मुख्य क्रिया के अंत में एस नहीं जोड़ा जाएगा, है तो सिंगुलर बट उसके साथ जोड़ा नहीं जाता है। तो गो बचा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यानी कर्ता द्वारा किया गया कार्य जिसको प्रभावित करे वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मैं जाता हूं तो मेरा जाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, घर पर। इसका मतलब घर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बचा क्या, आई गो टू हाउस। अब आप कंफ्यूज होंगे कि अभी सर तो हमको तो बताया नहीं कि टू का प्रयोग क्या है, लेकिन टू का प्रयोग हमने यहाँ किया है टू हाउस, क्योंकि टू प्रीपोजिशन है और टू का कार्य होता है किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ना। तो आई मैं प्रोनाउन हूं और हाउस नाउन है, तो इस सर्वनाम का संबंध हाउस से जुड़ रहा है, क्योंकि मैं जब घर जाता हूं तो मेरा संबंध घर से जुड़ा, इसलिए संबंध जोड़ने के लिए टू का प्रयोग होता है। तो इसलिए मैंने टू लिख दिया। तो आई गो टू हाउस, इस तरह से आपका ये ट्रांसलेशन बन गया। चलिए देखते हैं दूसरा, वह मंदिर जाती है। चलिए मुख्य क्रिया के अंत में क्या आया, ती है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। करता क्या है, कौन मंदिर जाती है, शी। स्त्रीलिंग के लिए शी, पुल्लिंग के लिए ही। तो स्त्रीलिंग है, जाती है, तो सी के बाद लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर जाना है, जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो। अब करता सी के साथ मुख्य क्रिया में लगेगा कि नहीं, देख लीजिए ही सी इट। तो यहां पर सी आ गया, इसके साथ मुख्य क्रिया के अंत में क्या होगा, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या लगेगा, एस या एस। तो गो है तो इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, यस। अब कहां यस लगाएंगे, कहां यस लगाएंगे, ये भी तो देखना है। अभी तो हमने जो है यस लगा दिया, हमें लिखा है, क्या लिखा है इसमें कि एस या एस, तो कहां एस लगाएंगे, कहां एस लगाएंगे। जब आपका क्रिया, यहां मैं बता दे रहा हूं कि जब आपका क्रिया एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड यानी इस पे अगर समाप्त होती है तो एस और शेष के साथ एस जोड़ते हैं, ठीक। तो यहां क्रिया ओ पे समाप्त हुआ, ओ वाला तो भूल के नहीं बताया, लेकिन ध्यान रखिएगा ओ यहां लिख देते हैं, ओ एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड। अगर इन पे समाप्त होती है तो यस लगेगा, अन्यथा यस लगेगा। तो यहां पर गो पे समाप्त होता है, तो गो में क्या है, ओ, लास्ट में ओ लेटर आया, इसलिए इसमें क्या लगेगा, यस लगेगा। तो सी गोज, फिर मंदिर जाती है, मंदिर से संबंध जुड़ रहा है तो टू लग जाएगा, टू टेम्पल। इस तरह से आपका वाक्य बन गया। मान लीजिए आपका तीसरा वाक्य आ जाता है, मोहन खाना खाता है।
ता है मुख्य क्रिया के अंत में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सूत्रानुसार सब्जेक्ट कौन है, खाना कौन खाता है, मोहन, तो कर्ता आपका हो गया मोहन। फिर मेन वर्ब खाना, खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, और मोहन एक वचन है इसलिए मुख्य क्रिया के अंत में एस जोड़ देंगे तो ईट एस क्यों लगेगा। अब आपने सोचा होगा कि सर जी तो अभी यहाँ एस लगाए थे, यहाँ एस लगाए हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि जब क्रिया ओ पे, एस पे, डबल एस पे, सी एच पे, एस एच पे, एक्स पे, जेड पे अगर इतने में समाप्त होती है तो एस लगेगा, अन्यथा सबके साथ एस लगेगा। तो यहाँ पर टी पे समाप्त हुआ था, टी यहाँ ऊपर है नहीं, इसका मतलब शेष में आ गया तो एस लगा दिया मैंने। तो मोहन ईट्स क्या खाता है, भोजन, भोजन की अंग्रेजी फूड ही आपका ऑब्जेक्ट हो, तो इस तरह से भी बन गया आपका वाक्य। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए आपका वाक्य आ जाए कि वह खिलौने बेचते हैं, मुख्य क्रिया के अंत में थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, करता कौन है, वे, खिलौने कौन बेचते हैं, वे, कार कौन कर रहा है, वे कर रहा है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, दे आपका प्लूरल नंबर में आता है, आई बी यू दे, तथा बहुवचन है ना, कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस एस नहीं जोड़ते हैं तो दे। उसके बाद वर्ब क्या है, मेन वर्ब बेचना उसका कार्य है, तो बेचना की अंग्रेजी क्या हो गया, शल। अब देख बहुवचन इसलिए एस एस नहीं जोड़ेंगे, छोड़ देंगे, एस एस नहीं लगाना, बचा क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या, खिलौने, खिलौने की अंग्रेजी क्या होती है, दी चॉइस। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसके अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को लेकर के आऊंगा। बस आप लोगों से चलते चलते एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई डीके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।